उत्तराखंड में हेली दुर्घटनाओं का अब ऑडिट कराया जाएगा। सुरक्षा मानकों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए हैं और सीएम धामी ने ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके लिए अब विभिन्न हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो अब जितनी भी हेली दुर्घटनाएं हैं उनका ऑडिट कराया जाएगा। ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है सीएम धामी ने कि किसी भी तरीके की दुर्घटना पर सख्त कार्रवाई होगी। और यहां पर क्योंकि बड़े उत्साह के साथ श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, तो जिस तरीके से हेली दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं तो उसका अब ऑडिट होगा प्रॉपर तरीके से। और ऑपरेटर्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं कि सतर्कता के साथ आप हेली सेवाएं संचालित करें। बीते कुछ महीने में हेली दुर्घटनाओं की खबरें उत्तराखंड से आती रही हैं और जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सेवा प्रदाताओं से और ऑपरेटर्स से ये बात करते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि हेली सेवाओं का संचालन सतर्कता से करें, सभी दुर्घटनाओं का ऑडिट कराया जाए। हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। हरीश, बात अगर की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब एक सख्त रुख अपना लिया है हरीश, हेली सेवाओं में जो दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, अब हेली सेवा के माध्यम से चारधाम यात्रा करेंगे। अगर उसके साथ चांस लिया जाए तो ये किसी भी तरीके से प्रदेश के हित में नहीं है। यात्रा उत्तराखंड मैच्योर नहीं है और समय की बात करें तो बहुत इस समय यात्रा की जा रही है। तमाम दूर दराज से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और केदारनाथ सबसे ज्यादा जो हेली कंपनियां जहाँ पर संचालित की जा रही है। इसके अलावा जो तीर्थाटन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी और लगातार इस तरफ से काम किया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं जो मानकों को ताक में रखते हुए जो नियमों की जो हदधर्मियां उड़ाई जा रही हैं हेली कंपनियों द्वारा, उससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही साथ समीक्षा की जाएगी। जिस तरह से तमाम जगहों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो हेली की जो खबरें हैं, और यही नहीं बल्कि हाईवे पर भी इस तरह की जो घटना है हेली के द्वारा वो की गई है। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो मानक हैं वो मानक तय किए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम राज्य की बातें करें तो सीएम ने सीधे तौर पर कहा है कि नोडल के रूप राज्य में नोडल के रूप में यात्रा की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और यहाँ के आवाम की है। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के कड़ा रुख जताया है और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा है। बिल्कुल, अब ऐसे में ऑडिट तो होगा ही हरीश। ये एक अच्छी बात भी है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं, देखिए ऑडिट तो होना ही चाहिए। अब ऐसे में मानक क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे तय किए गए हैं, अपडेट्स के अनुसार मैं बात कर रहा हूं हरीश, चाहे टेक्निकली हम बात कर ली जाए या फिर हेली सेवाओं के संचालन को लेकर बात कर ली जाए, जिनका सख्ती से पालन यहाँ पर हेली सेवा संचालकों को करना है, कोई ऐसे मानक तय किए गए हैं, रूपरेखा ऐसी कोई दी गई है क्या? देखो, पहले भी मानक तय किए गए थे, लेकिन जो हैच कंपनियां हैं वो इंजन को बिना बंद किए हुए जो यात्रियों को इसमें बैठाने का काम करते हैं और बहुत तेजी के साथ काम किया जाता है। यात्रियों को बिठा करके और इंजन बंद नहीं किया जाता है, उसे लैंड किया जाता है। तो इन तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं और इससे पहले भी चाहे युगाडा हो और जो हेली कंपनियां उनको भी चेतावनी दी गई थी कि इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर जो काम कर रही हैं वो इस तरह के अब जो कड़े जो मानक हैं अब सरकार के द्वारा तय किए जाएंगे, नोडल यहाँ पर मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद समीक्षा होने के बाद ही जो रूपरेखा है वो हेली कंपनियों को दी जाएगी। अब उनके साथ ही युगाडा ने यहाँ पर मीटिंग की है और जो तमाम जो कंपनियां जो यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, तो उनके साथ ही अब उनके लिए कुछ और नियम बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है, युगाडा के द्वारा की गई है और इस तरह की जो घटना है वो दोबारा से ना हो, तो इस पर विशेष फोकस अब सरकार का रहने वाला। बिल्कुल, और ये सख्त रुख बेहद ज्यादा अच्छा भी है सरकार का इस तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जोड़े, आप जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुरक्षा मानकों पर सख्त हो चुके हैं सीएम धामी। अब हेली सेवा संचालकों को कड़े शब्दों में ये चेतावनी है कि संचालन पूरी सतर्कता के साथ करें और जितनी दुर्घटना हुई है उनका ऑडिट जरूर होगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सिर्फ पात्र लाभार्थियों को ही अब योजना का लाभ मिलेगा। फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जो हैं, इन पर कार्रवाई होगी। जिन धारकों के पास फर्जी तरीके से बनवाया गया राशन कार्ड है या फिर फर्जी तरीके से बनवाया गया आयुष्मान कार्ड है, उन धारकों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई सख्त होगी। 15 दिनों में आयुष्मान कार्ड धारकों की सत्यापन रिपोर्ट प्रशासन ने मांगी है। अब ऐसे में जिनके पास फर्जी राशन कार्ड हैं और फर्जी आयुष्मान कार्ड हैं, उन पर प्रशासन की नजर बन चुकी है और प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड को बनवाया या फिर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाया है। क्योंकि हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी बेनिफिट लेने के चक्कर में इस तरीके से फर्जी राशन कार्ड या फिर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं, तो पात्र लोगों को लाभ मिल सके, इसीलिए प्रशासन का यह कदम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 13 जून को पुलिस लाइन देहरादून में महिला जन सुनवाई होगी और महिलाओं के लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। जिला अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि यहां पर जब महिला जन सुनवाई हो तो तुरंत जितने भी मामले आए, जितने भी शिकायतें हों, तुरंत संभवतः सभी का मौके पर निस्तारण हो, मौके पर समाधान हो। तो 13 जून को देहरादून पुलिस लाइन में महिला जन सुनवाई होगी, जिसमें महिला अपनी शिकायतें रख सकती हैं और महिलाओं के जितने लंबित मामले हैं, जिन्हें लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिन्हें लेकर कोई समाधान नहीं हो पाया है या फिर जो अभी पेंडिंग है, उन्हें लेकर सुनवाई होगी और साथ ही मौके पर ही समाधान भी किया जाएगा। ऐसे जो निर्देश हैं वो जिलाधिकारी की तरफ से संबंधित विभागों को जारी किए गए हैं। यानी कि महिलाओं के मामले जिस विभाग से जुड़े हुए होंगे, उस विभाग को तुरंत ही उन मामलों का निस्तारण करना होगा। तो महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहां पर महिला जन सुनवाई के दौरान अब मौके पर निस्तारण किया जाएगा। 13 जून की तारीख मुकर्रर की गई है जब महिला जन सुनवाई होगी और महिलाओं के लंबित मामलों को सुलझाया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में अब चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले समय से लगातार पिछले कुछ महीनों से इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं कि उत्तराखंड में हेली सेवा के दौरान जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। प्रदेश में अभी तक ऐसे 4 हादसे हो चुके हैं जिनको लगातार विपक्ष भुना रहा है। विपक्ष लगातार इन पर सवाल भी उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार के इस तरफ आखिर क्या कदम है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है कि जितने भी हेली हादसे हुए हैं हेलीकॉप्टर सेवाओं के दौरान, अब उनका ऑडिट कराया जाए। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का यह कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा दोनों देना है। अब हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले और हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। तो ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। कोई भी मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजी है जो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता में ज़रूर शुमार होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे, उससे सुरक्षा का एहसास मिले, चारधाम यात्रा पर कोई बात न आए जिससे आगे आने वाले श्रद्धालु पर कोई असर पड़े। हमारे श्रद्धालुओं की को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना आए जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर पड़े।
तो वहीं उत्तराखंड में बीते कई दिनों से मैदानी इलाकों में लोग अब गर्मी से बेहद ज़्यादा परेशान थे, लेकिन बुधवार को झमाझम बरसात हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं ये जो बरसात हुई है एक राहत लेकर आई है, क्योंकि गर्मी में तापमान लगातार, देहरादून में बात हम कर रहे हैं तो 35 से 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। पहाड़ी जिलों में बारिश और ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी होने से यहाँ पर मौसम खुशनुमा हो चुका है। अब मौसम सुहाना है। आज मौसम विभाग ने बारिश और तेज़ हवाओं को लेकर येलो अलर्ट दे दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इन दिनों उत्तराखंड में बारिश की एक्टिविटी लगातार बनी रहेगी, बारिश को ट्रैक किया जाता रहेगा। तो वहीं बुधवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जनपदों में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना भी है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और उधम सिंह नगर जनपदों के कुछ स्थानों पर भी अच्छी खासी बारिश देखी जा सकती है। हरिद्वार जिले में कहीं हल्की हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है, गरज चमक के साथ, यानी कि बिजली भी कड़क सकती है। और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं मैदानी इलाकों के मुकाबले बरसात के समय में ज़्यादा विषम हालात हो जाते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर से शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचकर यह कहा कि बीते 11 साल सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण का अभिभूत एक काल रहा है और अभूतपूर्व संकल्प देश ने देखा। पीएम मोदी की योजनाओं ने गांव, गरीब और किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि आज हर घर है और हर घर जल भी है। अब ऐसे में हर हाथ को रोजगार है और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज है। अब धन सिंह रावत ने मोदी सरकार के 11 साल को जनता के लिए समर्पित बताया। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से, हरिद्वार की जनता की तरफ से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 11 साल भारत के लिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 11 साल उन्हें समर्पित किए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया है। आज 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ्री का राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। घर घर पानी देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। घर घर उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पक्का घर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जो नारा है हम लोगों का कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उत्तराखंड में बनने जा रहे खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन करके प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा है कि खेल विश्वविद्यालय में जितने जनपदों की आवश्यकता है और जितने पदों की आवश्यकता है, इस बारे में शासन को जल्द अनुमति जो है वो ली जाएगी। शासन की तरफ से जल्द अनुमति लेने का काम किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्तर से वन विभाग की जो आपत्ति है उसका निवारण किया जा रहा है, जिससे आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। नेशनल गेम के उपरांत में हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि अपने प्रदेश में, चाहे वो चैम्पियनशिप हो, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वो एशियन मैचेस हो, वो होवें और वे लगातार उसके बाद से अपने यहाँ आहूत किए जा रहे हैं। मेरे को भी कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का मौका मिला है, जहाँ पर हमारे परेड ग्राउंड से लेकर हमारे रजत जयंती खेल परिसर के उपयोग से लेकर हल्द्वानी में मानस खंड खेल परिसर के उपयोग से लेकर मैं समझती हूँ सब जगह लगातार कार्यक्रम चले हुए हैं। और पैरेलली हम लोग एक लेगेसी प्लान भी हम लोग तैयार किए हुए हैं जो अभी वित्त में लंबित है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेके भी पूरी सक्रियता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताएं हैं, चाहे वो लाइन ट्रांसफ़र को लेकर हो, पद सृजन को लेकर हो, उसको भी लेकर जो है गतिविधियां तेज़ी में है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य दिया है कि हम 29 अगस्त को हम उसका शिलान्यास और भूमि पूजन से उसकी शुरुआत करना चाहेंगे।
2027 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। हल्द्वानी में हुई एक बड़ी बैठक से लेकर काशीपुर तक पार्टी के नेता एकजुटता का संदेश देने में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर काशीपुर और कुमाऊं के दिग्गजों ने ये साफ कर दिया है कि अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को सरकार में लाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मनोज तिवारी, हरीश धामी और साथ ही साथ गोविंद सिंह गुंजवाल समेत कई वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए। संदेश साफ था, कांग्रेस अब पुराने मतभेद भुलाकर 2027 के चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस मिशन 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। हाईकमान के निर्देश के बाद काशीपुर से लेकर अल्मोड़ा तक एक नई एकजुटता दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस इस एकजुटता को 2027 तक कायम रख पाएगी? बहुत संदेश बिल्कुल साफ है कि सबको मिलजुल करके काम करना है, सबको सांस लेकर के चलना है और जिन लोगों के ऊपर ये दायित्व है हम सब लोग उनके साथ खड़े। सर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा था कि लंगड़े घोड़ों की पहचान हमें ज़रूरी है और लंगड़े घोड़ों की हमको ज़रूरत नहीं है। क्या इस बैठक में उत्तराखंड के लंगड़े घोड़ों की पहचान हो पाई, दौड़ने वाले घोड़ों की पहचान हो पाई? मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं मध्य प्रदेश में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में उत्तराखंड में जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और वहाँ ये कहा गया कि कांग्रेस के लोग मिलजुल करके बैठते हैं, बात करते हैं और कार्यक्रमों में भी साथ साथ खड़े होते हैं। ये जो रिपोर्ट थी पार्टी के जो भी हमारे इंचार्जेस हैं उनकी रिपोर्ट भी बड़ी इनकरेजिंग थी और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है कि लीडरशिप को उन पर भरोसा है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से अनुशासन पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक प्रयास हमारे साथियों के होना चाहिए और निश्चित रूप से माहौल है, उत्तराखंड में माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अगर पूरी शक्तियां, पूरे हमारे साथी सहयोगी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर एक लक्ष्य के ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और बहुत सुखद वार्ता हुई है और बड़ा हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी हों, आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, हमारे प्रभारी हों, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी हों, जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन भी करना है हमें और एक भविष्य के रोड मैप भी तैयार करने के लिए कहा गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात हैं और वर्तमान में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ है और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है और आम जनमानस ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस के लोग अगर एकजुट होकर अगर पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस फतेह करेगी। और मेरा अनुरोध है अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अनुरोध है कि हमें व्यक्तिगत कोई भी है टिप्पणी से करने से बचना चाहिए और जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा पार्टी में लगानी चाहिए, पार्टी के संगठन में लगानी चाहिए और कांग्रेस को 2027 में फतेह करने के लिए लगानी चाहिए। देखिए, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड चाहे छोटा राज्य है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की दृष्टि में इस समय बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य और कैसे यहाँ पर हम पंचायत चुनाव में फतेह करें, कैसे 2027 में उत्तराखंड में प्रदेश में सरकार को लाएं। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर बैठे थे। देखिए, कांग्रेस कभी खुद में कभी चुनाव नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मैं तो सीधे सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापस क्यों ले रहे हैं? एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम जो है ये स्लीपर सेलों को आउट करेंगे, तो करिए ना। जिन्होंने सबसे बड़ा उत्तराखंड में अपराध किया है, जिन्होंने उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जैसा काला कानून लगवाने में भाजपा का साथ दिया, ऐसे व्यक्ति की बातों का आप लोग कहाँ पर विश्वास कर रहे हैं? उत्तराखंड में कांग्रेस जहाँ पे भी डैमेज हुई है, ऐसे ही लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के गए, जिन्होंने कांग्रेस के बुरे दिनों में कांग्रेस के खिलाफत की, वही है, बाकी कुछ नहीं।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थराली पहुंचकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी चुनाव में केवल झूठ परोसने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2022 में चुनाव में मेरे खिलाफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दुष्प्रचार करते हुए झूठ फैलाया। नमाज की छुट्टी को लेकर भी बीजेपी ने दुष्प्रचार किया। उन्होंने कहा, न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी को खुली चुनौती देता हूं कि मेरे इस बयान को लेकर अखबार की कटिंग किसी न्यूज़ चैनल में दिए गए मेरे बयान को सामने लाए तो मैं उसे 50,000 1 लाख नहीं बल्कि अपनी पूरी चल अचल संपत्ति इनाम के तौर पर दे दूंगा। हरीश रावत ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। कांग्रेस पार्टी में हम तो केवल 2016 के आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सरकार के खिलाफ दल बदल हुआ, दल बदल को लीड कर रहे थे। तो जो एक इतिहास का जुड़ा हुआ प्रकरण है, उनकी जो भूमिका है उस भूमिका की बात कर रहे हैं और ये भूमिका में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम करें और सब मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे।